गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम देखेंगे फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसकी एसिडिटी क्या है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। तो फंक्शनल समूह क्या होता है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप होता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक, और ये क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और OH, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसका नाम देखो, कार्बो और हाइड्रोक्सिलिक। हाइड्रोक्सिलिक हम किसको कहते हैं, OH समूह को, और कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं, CO समूह को। तो इसके अंदर दोनों ग्रुप कंबाइन है, CO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसलिए इसका कंबाइन नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक। तो ये नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में या क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O OH ये समूह पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक यौगिक जो है वो भी दो प्रकार के हैं, एक तो है एरोमेटिक और एक है एलिफेटिक। एक है आपके एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक और एक है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है, एलिफेटिक मतलब चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर रिंग नहीं होगी, और एरोमेटिक मतलब जिसके अंदर बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, एक होंगे एक होंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी होगी, एक, मोनो, तो उसे कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि देखो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और मोनो का मतलब होता है एक, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एक होती है। एग्जाम्पल, जैसे अपन जनरल जो एग्जाम्पल देखते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड, कितने वो आपको ग्रुप दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको एक ही दिख रहा है। तो ये कौन से एग्जाम्पल हो गए, ये है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने होंगे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो होंगे, तो उसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, इसके अंदर कितने आपको ग्रुप दिख रहे हैं, दो ग्रुप दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O OH, और एक ये दो ग्रुप है 1 और 2, तो ये कौन सा हो गया, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तीसरा, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके अंदर तीन कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। जैसे देखो CH3, इसके अंदर उदाहरण जैसे COOH, CH2 COOH, CHOH, COOH और CH2COOH। क्लियर, ये इधर OH लिखा है मैंने। ठीक है, ये जो है इसके अंदर आपको कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 है, तो ये हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू के अंदर, जो भी सिट्रेसी फैमिली है उसके अंदर, उसके प्लांट्स पौधों के अंदर, उसके जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है। तो ये हमने बांटा है तीन भागों में, मोनो, डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसको बांटा है, एलिफेटिक को। ठीक है, इसी तरह से अब देख लेते हैं एरोमेटिक जो है उसमें मोनो ट्राई वाली सेम ही बात होगी, अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो मोनो और दो लगे हैं तो डाई। ठीक है, इससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। एरोमेटिक में आपको ये याद रखना है कि ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें बेंजीन की रिंग होगी, और रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल क्या है, एक एरोमेटिक अम्ल है। ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान रखनी है कि सारे आपके प्रैक्टिकल के अंदर आएगी। आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें बेंजोइक एसिड भी आता है, ऑक्जेलिक एसिड भी आता है, सिट्रिक एसिड भी आता है, सारे एसिड वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कौन एरोमेटिक कौन एलिफेटिक। तो बेंजोइक अम्ल आता है, उसके अलावा जैसे कि ले लिया सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड के अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सैलिसिलिक एसिड भी है। कुछ असंतृप्त अम्ल भी होते हैं। संतृप्त मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और असंतृप्त जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो असंतृप्त अम्ल होंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या है? एरोमेटिक अम्ल है। कैसा है? असंतृप्त है। इसका नाम क्या है? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, और सिनेमिक अम्ल एक असंतृप्त एरोमेटिक एसिड है। इसी तरह से और उदाहरण ले लूँ, जैसे एलिफेटिक के अंदर देखो, एलिफेटिक के अंदर मैंने ब्यूटानिक अम्ल लिया है, इसके अंदर भी क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब ये एक असंतृप्त एलिफेटिक अम्ल है। क्लियर? तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जनरल आइडिया। अब देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका नामकरण या इसका नाम कैसे देना है। तो नामकरण देने की हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं? हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो कार्बन की चेन को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कार्बन की चेन सबसे बड़ी है। उसके बाद में उसके ऊपर जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए होते हैं उसको हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम नंबर मिले। और हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें नंबरिंग ऐसी करनी है कि कार्बोक्सिलिक समूह को कम नंबर मिले। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि कार्बोक्सिलिक जो यौगिक है उसमें जब अपन नामकरण करते हैं तो नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करनी है जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ से नहीं, जहाँ से ग्रुप है वहीं से, उसी कार्बन से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। जैसे कि देखो ये है तो मैं यहीं से नंबरिंग करूँगी, 1 2 3 4, इस प्रकार से। अब हम नंबरिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद में जो आप सफिक्स लगाते हैं उसमें वो क्या लगाना है। तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके लिए सफिक्स याद रखना ओइक। क्या सफिक्स आता है इसके लिए? ओइक। ठीक है, ओइक इसके लिए सफिक्स आएगा। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उदाहरण, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इसको नंबरिंग देनी है तो इसी कार्बन से देंगे नंबरिंग, ये 1 और ये 2, 2 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन मतलब एथ, तो ये आएगा एथ। ये एथ लिख लिया मैंने, एथ का एथेन या एथ लिख लो। उसके बाद में इसका सफिक्स क्या है? ओइक, तो ये एथ और ओइक, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। कौन सा? 1 एथेनोइक अम्ल, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे ये लगा हुआ है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले, जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखें, CH3 CH CH2 COOH CH3। क्लियर? अब नंबरिंग कहाँ से दूंगी? इसी कार्बन से नंबरिंग देनी है, 1 2 3, चाहो तो मैं 4 यहाँ जा सकती हूँ, चाहो तो मैं 4 वहाँ भी जा सकती हूँ, दोनों बराबर ही चल रहे हैं तो कहीं पे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चल गए। अब क्या करना है? हमें देखना है सबसे पहले कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट से आता है, ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद में सफिक्स क्या लगता है? ओइक, ब्यूटेन ओइक। अब जो प्रतिस्थापी ग्रुप है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पे है? 3 नंबर कार्बन पे है, और कौन सा है? इसका नाम क्या है? मैथिल, तो हम लिखोगे मैथिल। तो ये 3 मैथिल, और ये 1 पे क्या है? 1 पे ये आपका एसिड ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी लिखना है, प्रतिस्थापी 3 मैथिल। उसके बाद में कार्बन की चेन, कितने कार्बन है? 4, 4 से आ गया ब्यूटेन। उसके बाद में सफिक्स आएगा ओइक, ये हो गया ओइक। तो नाम क्या हो गया? 3 मैथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसका नाम है 3 मैथिल 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH COOH, इधर मैंने लिख दिया एमीन, इधर मैंने लिख दिया मैथिल। क्लियर? अब मुझे नाम देना है, तो यहाँ से 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिस्थापी ग्रुप 2 लगे हुए हैं, मैथिल भी और एमीन में, तो पहले किसको नाम देंगे? तो हमें याद रखना होता है यहाँ पे क्या? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ए पे कौन आएगा? उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में सी। तो ए पे आता है एमीन और एम पे आता है मैथिल। तो एमीन का नाम सबसे पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा? देखो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है 2 एमीन या 2 एमिनो। उसके बाद में 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? 3 मैथिल। उसके बाद में 1 पे 1, उसके बाद में कार्बन कितने? 4, तो ब्यूटेन और ओइक, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से हमें इसको नाम देना है, बहुत ही सिंपल है। अब देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना, उसका स्ट्रक्चर। तो आपका अगला टॉपिक है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरली देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
जनरली जैसे मैं कुछ बना रही हूँ यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन होता है sp2 संकरित, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन है वो भी होता है sp2 संकरित, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो भी होता है sp2 संकरित। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों क्या है? sp2 संकरित। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसके पास में कितने संकरित कक्षक है? 3। sp2 के 3 संकरित कक्षक और एक हो गया असंकरित। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास में 3 sp2 के संकरित कक्षक होंगे, 3 तो sp2 के संकरित होंगे और एक क्या हो गया? p असंकरित। और इसी तरह से इसके भी 3 संकरित कक्षक और एक असंकरित कक्षक होगा। और असंकरित कक्षक हमेशा तल के लंबवत होते हैं, असंकरित कक्षक हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि जो संकरित कक्षक होते हैं वो अक्षीय होते हैं, मतलब अक्ष की तरफ चलते हैं तथा हमेशा सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। तो किस तरह से इसके अंदर बॉन्डिंग होगी वो आपको इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखना है। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कार्बन है आपका, ये कार्बन कितने इसके अंदर संकरण sp2, मतलब ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। उसके अलावा इसके पास में एक p कक्षक है, तो ये एक आपका p कक्षक जो है रहता है तल के लंबवत, लिख दिया मैंने। अब क्या है? ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला और एक है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया, ये वाला, ठीक है। इसके पास में कितने? 2 संकरित कक्षक है, ये 2 संकरित कक्षक मैंने यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन, इसके पास में भी एक संकरित, ये 3 संकरित कक्षक, ये 3 संकरित कक्षक मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब प्रत्येक के पास में एक एक कक्षक जो है वो असंकरित है, ये एक एक कक्षक असंकरित है। क्या है? तल के लंबवत है, तल के लंबवत हमने बना लिया। अब देखो जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसमें क्या है? 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया s कक्षक, और दूसरे में क्या है? दूसरे के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना दिए। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने सारे कक्षक बना दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी बॉन्डिंग करेंगे। तो देखो जो कार्बन है, कार्बन के पास में 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं, उसमें से एक sp2 संकरित कक्षक तो डबल बॉन्ड युक्त ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा सिग्मा ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बना रहा है, दिख रहा है आपको। उसी प्रकार दूसरा sp2 संकरित कक्षक, ये पहला और ये दूसरा sp2 संकरित कक्षक डबल बॉन्ड युक्त ऑक्सीजन के sp2 संकरित कक्षक के साथ में क्या कर रहा है? अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहा है, ठीक है। और तीसरा sp2 संकरित कक्षक है वो क्या करेगा? किसी एल्किल या एरिल समूह से, मानो जैसे आगे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसके साथ में ये जुड़ के सिग्मा बंध बना लेगा। तो कार्बन के बंध यूज हो गए, असंकरित कक्षक अभी पड़ा है। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 3 संकरित कक्षक, उसमें से एक ने कार्बन के साथ में सिग्मा बंध बना लिया, एक में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और एक ने आगे हाइड्रोजन है तो सल्फर मतलब हाइड्रोजन है तो s कक्षक के साथ में क्या कर लिया? सिग्मा बंध बना लिया। इसी तरह से डबल बॉन्ड युक्त जो ऑक्सीजन है उसके पास में भी 3 संकरित कक्षक हैं, 2 के अंदर तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और एक ने क्या क्या? कार्बन के साथ में बंध बना लिया, सिग्मा बंध बना लिया। यहाँ तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ में आ गया? ये था सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपको सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिख गए। अब क्या करना? अब इनके बीच में बनते हैं पाई बंध। अब वो पाई बंध कैसे दिखाने हैं? तो देखो ये जो पाई बंध बनते हैं हमेशा p कक्षक असंकरित कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है p असंकरित कक्षक, ठीक है। ये कैसे? असंकरित कक्षक, इनके बीच में अब क्या होगा? अतिव्यापन। ये वाला कार्बन जो है वो इसके साथ में भी बंध बनाएगा और इसके साथ में भी बंध बनाएगा, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ में। ये ऐसी संरचना इसलिए बन रही है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आगे देखेंगे अनुनाद होता है, इसलिए। अब ये वाला संकरित कक्षक है जो इसके साथ में भी बंध बनाएगा और इसके साथ में भी बंध बना लेगा। क्लियर? तो ये जो बन रहा है इसे हम कहते हैं पाई बंध। तो पाई बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। क्लियर? और ये मैंने इस तरह से बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि अगर इसकी अनुनादी हम संरचना देखें तो इसकी अनुनादी संरचनाओं के अंदर एक बार तो डबल बॉन्ड इसकी तरफ आता है और एक बार डबल बॉन्ड वापस इसकी तरफ आ जाता है। इसलिए ये संरचना जो है वो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन को शो करती हैं। किसको? ये शो करती हैं विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र को या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करती हैं। देखो इसकी अनुनादी संरचना अगर मैं बनाऊं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा? इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है? यहाँ चला आता है। जैसे कि मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, किस रूप में? H+ के रूप में, और यहाँ पे आ गया माइनस।
ये माइनस चार्ज आएगा यहाँ, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन गया CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था, ठीक है। वापस दूसरी संरचना आएगी तब ये क्या करेगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब वापस ये संरचना बन जाएगी। इस प्रकार इन दोनों संरचनाओं के बीच में क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। तब बारी बारी से इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आता है और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनों का कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में विस्थानीकरण हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसकी जो संरचना दिखती है हमें, वो इस तरह से अपन बना सकते हैं, इस तरह से। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड इसमें भी कई बार शो होता है और डबल बॉन्ड इसमें भी शो हो रहा है, क्लियर। कई बार इस देख सकते हैं कि इसमें भी माइनस चार्ज आता है, तो कई बार इसमें भी माइनस चार्ज आता है। तो ये इसकी अनुनादी संकर बन जाएगा और ये बन जाएगी इसकी अनुनादी संरचनाएं, क्लियर। तो ये है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर या संरचना, किस प्रकार से इसके अंदर सिग्मा बंधों का निर्माण होता है और किस प्रकार से पाई बंधों का निर्माण होता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसकी अम्लीयता के बारे में और उसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।